बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्फेरिकल ट्राइंगल के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया था और उसका कंपैरिजन भी किया था हम लोगों ने प्लेन ट्राइंगल के साथ। और हम लोगों ने उसके कुछ फीचर्स को डिस्कस किया था कि कौन से फीचर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल में और एक प्लेन ट्राइंगल में, और कौन से फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग कुछ फार्मूलाज को ड्राइव करना जा रहे हैं। पहला फार्मूला है वो द कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला जो है ये हम लोग स्फेरिकल ट्राइंगल के लिए इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इस फार्मूला को हम लोग ऑलरेडी पहले भी ड्राइव कर चुके हैं प्लेन ट्राइंगल के लिए, लेकिन अब हम लोग जो है इसको स्फेरिकल ट्राइंगल के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको स्फेरिकल ट्राइंगल के बारे में बताते चलूँ। स्फेरिकल ट्राइंगल जो है वो क्या है, ये आपके सामने एक फिगर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। इसमें ये जो येलो पार्ट है, ये इस येलो पार्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। ये जो येलो पार्ट है ये ए, बी और सी, ये जो एक ट्रायंगुलर शेप आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्राइंगल। स्फेरिकल ट्राइंगल में क्या खास बात होती है, इसकी जो साइड्स हैं, जैसे कि ये ए बी साइड है, ये एक लाइन नहीं है बल्कि ये एक आर्क है। इसी तरह बी सी जो है वो भी एक आर्क है और ए सी भी एक आर्क है। और ये खास किस्म की आर्क्स हैं। कौन सी आर्क्स हैं ये वाली? ये ग्रेट सर्कल्स की आर्क्स हैं। 3 इंटरसेक्टिंग ग्रेट सर्कल से बनने वाली जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल को हम लोग स्फेरिकल ट्राइंगल बोलते हैं। इस स्फेरिकल ट्राइंगल को जरा मैं एक अलग से पेज पे बना रहा हूँ, सिंपल करके जरा। ये हमारे पास ये एक ग्रेट सर्कल की ये एक आर्क में बना रहा हूँ, दूसरी ग्रेट सर्कल की ये मैं एक आर्क बना रहा हूँ, इसी तरह ये तीसरे ग्रेट सर्कल की मैं ये एक आर्क बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूँ ए, और ये बी और ये सी ट्राइंगल है। ये असल में स्फीयर की सरफेस का एक पार्ट है। ये जो आपको एक पॉइंट जो नजर आ रहा है, ये असल में स्फीयर का सेंटर है, जो इसकी डेप्थ में आपको नजर आ रहा है। यहाँ से मैं इसको जरा डॉटेड लाइन से मेंशन करता चलूँ। ये ए ओ, ये इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख लेता हूँ। इसी तरह ये एक लाइन है ओ सी। ये ए बी सी जो है वो एक स्फेरिकल ट्राइंगल है, जिसमें ए वर्टेक्स जो है उसकी जो ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है मैं इसको स्मॉल ए ले लेता हूँ। ये जो बी वर्टेक्स है, इसकी जो ऑपोजिट साइड है उसकी लेंथ को मैं स्मॉल बी ले लेता हूँ, और इस वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो साइड है उसको मैं स्मॉल सी ले लेता हूँ। और अपनी आसानी के लिए मैं ये स्फेरिकल ट्राइंगल जिस स्फीयर की है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वो मैं 1 ले लेता हूँ। यानी कि ये एक स्फीयर है ऑफ रेडियस 1, या हम इसको बोलते हैं यूनिट स्फीयर। यूनिट स्फीयर क्या होता है? एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 1 के इक्वल हो। अच्छा, अब हम लोग कोसाइन फार्मूला ड्राइव करेंगे। कुछ थोड़ा सा वेक्टर की हेल्प लेंगे। वेक्टर एनालिसिस आप लोगों ने अपने प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ा हुआ है। उसकी हम लोग कुछ एक छोटा सा एक रिजल्ट भी यूज़ करेंगे। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। और यूनिट वेक्टर इसके बारे में भी आपने ज़रूर स्टडी किया होगा। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये जो ओ ए जो लाइन है, इसके अलॉन्ग ये एक वेक्टर ले लेता हूँ। इस वेक्टर का नाम मैं रख लेता हूँ एल। ये एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह ओ बी वेक्टर के अलॉन्ग जो है वो मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ एम, इसका नाम मैं रख लेता हूँ, और इसका नाम मैं एन रख लेता हूँ। ये एल एम और एन क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स हैं। एल वेक्टर है वो हमें ओ ए जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमें बता रहा है। यूनिट वेक्टर हमेशा हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। इसी तरह ओ बी की डायरेक्शन क्या है? एम, और ओ सी की डायरेक्शन क्या है? एन। अब आप देखें कि स्फेरिकल ट्राइंगल में आपके पास ये जो ए ओ बी, ये आपके पास एक प्लेन है। इसी तरह ए ओ सी, ये भी आपके पास एक प्लेन है। बी ओ और कैपिटल सी, ये आपके पास ये एक और प्लेन है। ये 3 प्लेन्स हैं। ये जो एंगल है, ये मैं सपोज कि ये एंगल जो है इसको मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ। ये कैपिटल ए है। इस प्लेन और इस प्लेन के दरमियान जो एंगल है इसको मैं कैपिटल बी दे देता हूँ, इसका नाम। इसी तरह इस प्लेन और इस प्लेन के दरमियान एंगल जो है वो मैं कैपिटल सी का नाम दे देता हूँ। जो ऑलरेडी मैंने वर्टिसेस को जो नाम दिए हैं, और इन प्लेन्स के दरमियान भी एंगल मैं इन्हीं वर्टिसेस के हिसाब से इसका नाम मैं दे देता हूँ। ये कैपिटल ए, इसको मैं कह देता हूँ एंगल को। ये इसको मैं कैपिटल बी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कैपिटल सी लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये जो फिगर बन गई है, अब हम लोग कुछ वेक्टर के रिजल्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी डिटेल जो है वो सारी जान चुके हैं कि ए बी सी एक स्फेरिकल ट्राइंगल है। एल एम और एन जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। ओ जो है यहाँ पे क्या है? ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। जिस स्फीयर की ये स्फेरिकल ट्राइंगल है
ओ जो है वो उस स्फीयर का सेंटर है। ये एक रिजल्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वो रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास L क्रॉस M L क्रॉस N हो, वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ L डॉट L L डॉट N M डॉट L और M डॉट N। इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें और इसी रिजल्ट को हम लोग आगे यूज करते हुए हम अपने कोसाइन फार्मूला को ड्राइव करेंगे। मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको पहले सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, फिर मैं दोनों को कंपेयर करके फिर मैं कोसाइन फार्मूला को ड्राइव करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ जी। सबसे पहले हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड क्या है? L डॉट L L डॉट N M डॉट L और M डॉट N। आप लोग ज़रूर इन फार्मूलाज को जानते होंगे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं। यकीनन जानते होंगे क्या है? पहले फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन L एंड L। क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान एंगल डेफिनेटली 0 के इक्वल हो। इसी तरह अगर मैं L डॉट N का डॉट प्रोडक्ट ओपन करूं तो ये आ जाएगा L मैग्नीट्यूड और N मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन L एंड N के L और N के दरमियान एंगल वो क्या है? ये L और M के दरमियान एंगल वो ये इसके इक्वल है। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाला वेक्टर, ये जो एंगल, ये एंगल असल में L और N के दरमियान एंगल है। ये एंगल किसके इक्वल होगा? आप लोगों ने स्टडी किया होगा ज़रूर कि अगर आपके पास ये एक आर्क हो, इसकी लेंथ B हो और इसका जो रेडियस R हो, तो आप ये एंगल कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसका फार्मूला अपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा, L इज इक्वल टू R थीटा। अब L जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या है? B। रेडियस हमारा यहाँ पे क्या है? क्योंकि हम लोगों ने यूनिट रेडियस लिया हुआ है, यानी कि हमारे पास स्फीयर जो है उसका रेडियस किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो मैं रेडियस यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। तो थीटा किसके इक्वल आ गया? B के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो AC साइड की लेंथ होगी वही इसके ऑपोजिट एंगल B होगा, ये एंगल B होगा। इसी तरह ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये सामने स्मॉल c है तो ये स्मॉल c एंगल होगा। ये जरा स्मॉल c और कैपिटल C को जरा ध्यान से लिखिएगा, ये मिक्स ना हो जाए। C जो है स्मॉल है वो जरा स्मॉल नजर आना चाहिए और कैपिटल C कैपिटल नजर आना चाहिए। इसी तरह ये जो एंगल है ये स्मॉल a है तो ये स्मॉल a के इक्वल है। तो अब आप कह सकते हैं कि L और N के दरमियान एंगल जो है वो किसके इक्वल है? L वेक्टर और N वेक्टर के दरमियान एंगल B के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ। ओके जी। M और L जो है इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करूँ तो ये आ जाएगा पहले M मैग्नीट्यूड L मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन M एंड L। M और L के दरमियान एंगल क्या बनता है? M और L के दरमियान एंगल स्मॉल c एंगल है। अच्छा, यहाँ पे M मैग्नीट्यूड N मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन M एंड N। M और N के दरमियान एंगल स्मॉल a है। तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड है किसके इक्वल आ गई जी? ये डिटर्मिनेंट L और L M और N क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे cos 0 1 के इक्वल है तो यहाँ पे टोटल 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा cos B, यहाँ पे आ जाएगा cos C, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ एंगल स्मॉल a। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ L और मैग्नीट्यूड ऑफ M और मैग्नीट्यूड ऑफ N ये हमेशा 1 के इक्वल होते हैं क्योंकि L M और N जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके जी। अब हमारी जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल आ गया जी? डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको जरूर जानते होंगे। cos A को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, cos A, फिर माइनस का साइन, फिर cos B को हम cos C से मल्टीप्लाई करते हैं, cos B इंटू cos ऑफ एंगल स्मॉल c। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो थी इक्वेशन नंबर 1 की वो किसके इक्वल थी? L क्रॉस M डॉट L क्रॉस N के। अब देखें L क्रॉस M ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, L क्रॉस N भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं इसका ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करना चाहूँ तो ये आ जाएगा L क्रॉस M की मैग्नीट्यूड और L क्रॉस N की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन L क्रॉस M एंड L क्रॉस N। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। हम लोग ज़रा वापस अपनी फिगर पे चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि L क्रॉस M
ये आपने ज़रूर वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा होगा कि एल क्रॉस एम जो है वो एक वेक्टर होता है जो एल और एम के परपेंडिकुलर होता है। एल और एम से बनने वाला जो प्लेन है वो कौन सा है, ए ओ और बी। तो ए ओ बी जो प्लेन है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर जो होगा वेक्टर, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एल क्रॉस एम बोलेंगे। इसी तरह इस एल क्रॉस एन जो है वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो ये होगा, और ये वेक्टर क्या होगा, एल क्रॉस एम, और ये होगा एल क्रॉस एन। तो दो प्लेन्स के दरमियान एंगल क्या होता है, वो वही होता है जो दो नॉर्मल्स के दरमियान होता है, क्योंकि एल क्रॉस एम और एल क्रॉस एन जो है ये दोनों वेक्टर्स नॉर्मल है दोनों प्लेन्स पे। कौन कौन से प्लेन्स पे, ए ओ बी और ए ओ सी के। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, ये कैपिटल ए के इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल्स के दरमियान एंगल जो है वो इक्वल होता है प्लेन्स के दरमियान एंगल। तो नॉर्मल के दरमियान एंगल क्या होगा, जो प्लेन्स के दरमियान एंगल हो। प्लेन के दरमियान एंगल हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कैपिटल ए, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एल मैग्नीट्यूड ऑफ एम इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करना है हम लोगों ने एल और एम का। तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के दरमियान एंगल क्या है जी, स्मॉल सी इनटू। अब एल क्रॉस एन की क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करें, ये आ जाएगा पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड एन, वो स्मॉल बी के इक्वल है। फिगर में आप देखिएगा ध्यान से। और ये जो कॉज ऑफ एंगल ए है, ये मैं कैपिटल ए यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ। ये एल और एम यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एंगल स्मॉल सी, साइन ऑफ एंगल स्मॉल बी, कॉज ऑफ एंगल कैपिटल ए। दिस इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को कंपेयर कर दें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 की, तो 2, 3 साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3, cos of angle A minus cos of angle B cos of angle small c is equal to sin of angle C sin of angle B into cos of angle capital A। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। ये cos B cos C को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा cos B cos of angle small c प्लस sin of angle B sin of angle small c और cos of angle कैपिटल A। ये जो फॉर्मूला है cos A इज इक्वल टू cos B cos C प्लस sin B sin C cos of angle कैपिटल A, इसको हम बोलते हैं द कोसाइन लॉ। और इसी तरह अब आप इस तरह के आप 2 इक्वेशंस और भी ड्राइव कर सकते हैं। थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं हम इस रिजल्ट को। तो ये देखें ज़रा, इधर cos of angle स्मॉल a है और राइट हैंड साइड पे cos के साथ कैपिटल A है, यानी कि अगर इधर स्मॉल a है तो cos के साथ कैपिटल A है। और बकाया जो एंगल्स हैं वो है, अगर इधर A है तो BC और BC इस साइड पे हैं। तो उसका पैटर्न याद रखें। तो डेफिनेटली आप लोग cos B का फार्मूला भी ज़रूर लिख सकते हैं। cos B इज इक्वल टू cos A cos C प्लस sin A sin C cos ऑफ एंगल कैपिटल B। इसी तरह एक और भी आप रिजल्ट खुद से लिख सकते हैं, cos C स्मॉल c किसके इक्वल होगा, यहाँ पे अब आपके पास साइड्स A और B बच गई, तो ये आ जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B cos ऑफ एंगल कैपिटल C। ये जो 3 फार्मूलाज हैं इसको हम बोलते हैं द कोसाइन फार्मूलाज। थैंक यू वेरी मच।